चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हमारी एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट की चौथी क्लास है। इसके पहले हमने लगभग 3 क्लासेस करवाया हुआ है, जिनकी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और आपके एसएससी जीडी के जो एग्जाम है फरवरी मार्च में होने वाले हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू कर दें और ज़्यादा ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से पता चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, अभी आपको किस लेवल का पढ़ना है। तो सारी चीज़ आपको प्रैक्टिस सेट से पता चलेगी, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं और अपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को नोट भी करते चलेंगे। ठीक, चलिए तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि पीडीएफ के हिसाब से 51 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो हम सभी को पता है गंगा नदी उत्तराखंड से गुजरती है, बिहार से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, लेकिन गंगा नदी मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है। ठीक, और गंगा नदी नोट करें कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो सबसे पहले नोट करेंगे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल से होते हुए गंगा नदी प्रवेश कहाँ करती है, बांग्लादेश में। ठीक, और नोट करेंगे बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक, पद्मा नोट कर लेंगे, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम जाना जाता है, तो पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक, और नोट करेंगे गंगा नदी की कहाँ से निकलती है, तो यह निकलती है दक्षिणी महान हिमालय से निकलती है और इसकी 5 प्रमुख धाराएं हैं कि कौन कौन सी हैं, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी और धौली गंगा और पिंडर। ये सभी जो हैं गंगा नदी की 5 धाराएं हैं। और गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। नोट करेंगे गंगा नदी की टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसा कर जो आय बढ़ाने के साथ साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है, तो ये कहलाता है प्रगतिशील कर। नोट करेंगे प्रगतिशील कर एक ऐसा कर होता है जो आय बढ़ाने के साथ साथ एक आय का बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है। ठीक, तो राइट आंसर ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस खनिज की कमी से अस्थि सुशिरता हो सकती है। तो अस्थि सुशिरता जो है ये विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक, और विटामिन डी कहाँ पर पाया जाता है, कैल्शियम में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से अस्थि सुशिरता हो सकती है। थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे तो देखिए, विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है रिकेट्स, हम सभी को पता है, लेकिन विटामिन डी की कमी से वयस्कों में क्या होता है, तो वयस्कों में होता है अस्टियोमलेशिया। अस्टियोमलेशिया जो है विटामिन डी की कमी से होता है वयस्कों में, और बच्चों में होता है रिकेट्स। और वही नोट करेंगे विटामिन डी की कमी से हड्डियां जो है पतली होकर भंगुर हो जाती हैं, जिससे अस्थि सुशिरता हो सकता है। ठीक, तो राइट आंसर कैल्शियम। चलिए हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दिन विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 16 अक्टूबर को। नोट करेंगे 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, नोट करेंगे इस दिन भूख से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता फैलाने का उद्देश्य से मनाया जाता है और हर वर्ष 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। ठीक, और इस बार की थीम क्या रही है, तो इस बार की थीम रही है जल ही जीवन है और जल ही भोजन है। नोट करेंगे 2023 की थीम रही है जल ही जीवन है और जल ही भोजन है। ठीक, तो नोट करेंगे 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री जनधन योजना एक व्यापक वित्तीय समावेशन योजना है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब शुरू की गई थी। तो जनधन योजना जो है अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरुआत की गई थी और इसकी घोषणा नोट करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो नोट करेंगे विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना जो कि जनधन योजना है, यह योजना जो है 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले पर इसकी घोषणा की गई थी और इसका शुभारंभ जो है 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में किया गया था। ठीक, और थोड़ा सा नोट करेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। इस योजना के माध्यम से जितने भी कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, कम आयु के वर्ग के लोग हैं, इनको वित्तीय सेवाएं जैसे कि मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यक आधारित ऋण की उपलब्धता कराना, ये सारी चीज़ें शुरू की गई थी। ठीक, तो राइट आंसर अगस्त 2014 से। नोट करेंगे 28 अगस्त 2014 से प्रधानमंत्री जनधन योजना पूरे देश में लागू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर शब्द जो है ये रेशम की खेती से संबंधित है, रेशम की खेती से संबंधित सेरीकल्चर शब्द। ठीक, और नोट करेंगे सेरीकल्चर का अर्थ क्या होता है। तो कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन करना सेरीकल्चर या फिर रेशम कीट पालन कहलाता है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही है। तो सबसे पहले नोट करेंगे पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब की गई है, अप्रैल 1950। नोट करेंगे देश में अप्रैल 1950 को पंचवर्षीय योजना की स्थापना की गई है और इसे लागू किया गया है 1951 से। इसे लागू किया गया 1951 से लेकर के प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाती है 1951 से 1956 तक, जो कि कृषि पर आधारित थी। यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट शो कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट करेंगे। तो नोट करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, जो कि कृषि पर प्राथमिकता दी गई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक, जिसमें उद्योग की प्राथमिकता दी गई है। यहाँ पे बात किया 9वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर के 2002 तक, जिसमें 7% विकास की दर की प्राथमिकता दी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1997 से लेकर के 2002 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 का संबंध किससे है। तो हम सभी को पता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 का जो संबंध है ये नागरिकता से संबंधित है। ठीक, कैसे है, नागरिकता से संबंधित है। नोट करेंगे आप सभी लोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। और अनुच्छेद 10 में क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है यह समझा जाता है। ठीक, जो कि ऑप्शनों में नहीं है। और वही नोट करेंगे मौलिक अधिकार किसमें है, तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद नोट करेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। ठीक, मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। और वहीं नोट करेंगे 1 से 4 तक क्या है, तो भारत जो है राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है भारत जो है राज्यों का संघ होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 का संबंध है नागरिकता से संबंधित है। ठीक, इसका आप लोग देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेगस्थनीज जो कि एक यूनानी इतिहासकार था, वह किसके दरबार में भारत आया था। तो मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। नोट करेंगे मेगस्थनीज एक यूनानी इतिहासकार था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक, और वही नोट करेंगे चीनी यात्री जो एक फाहियान था, ये किसके शासनकाल में भारत आया है। तो चीनी यात्री फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया है। वहीं बात करें इब्न बतूता की जो कि मोरक्को से आया था, तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और वही नोट करेंगे हेनसांग जो कि चीनी यात्री था, हेनसांग भी हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। एक बार फिर से बता दें आपको, देखिए मेगस्थनीज जो कि एक यूनानी राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया है। वहीं बात करें हेनसांग की, तो हेनसांग जो है एक बौद्ध चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया है। और चीनी यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी। तो हम सभी को पता है खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोबिंद सिंह जी। ठीक, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह ने की थी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। तो देखिए दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। और नोट करेंगे दमन एंड दीव में जो है पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक, चंडीगढ़ में है और दादर एवं नगर हवेली में भी है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। ठीक, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए दिल्ली हो गया आपका, नागालैंड हो गया, मेघालय और मिजोरम, इनमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ठीक, और पंचायती राज व्यवस्था जो है 73वें संशोधन और 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था। ठीक, 1992 में, नोट करेंगे 1992 में पंचायती राज व्यवस्था जो है 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था। ठीक, और वहीं नोट करेंगे भारत में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था लाने वाला कौन सा राज्य है। तो राजस्थान, सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी। ठीक, तो नोट करेंगे राजस्थान जो है पंचायती राज व्यवस्था लाने में सबसे पहले है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो नोट करेंगे कावेरी नदी का उद्गम जो है ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। ठीक, ब्रह्मगिरी पर्वत के, नोट करेंगे ब्रह्मगिरी पर्वत के ताल कावेरी नामक स्थान से होता है। और एक छोटे से तालाब से यह शुरू होती है जिस तालाब का नाम है कुंडिके। नोट करेंगे कावेरी नदी जो है जिस तालाब से शुरुआत करती है अपनी धारा, तो उस तालाब का नाम है कुंडिके। काफ़ी बार ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो कुंडिके हो जाएगा इस तालाब का नाम। और वहीं नोट करेंगे इस नदी पर प्रमुख बांध बने जो कि कर्नाटक में, तो बांध का नाम है कृष्णा राजा सागर बांध जो है कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक, और कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथी के रूप में नहीं जाना जाता था। तो नरमपंथी के रूप में नोट करेंगे दादा भाई नौरोजी हो गए, एमजी रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले, इन तीनों नेताओं को नरम दल के नेता जाने जाते थे। ठीक, नरम दल के नेता नोट करेंगे। और वहीं बाल गंगाधर तिलक जो है ये गरम दल के नेता हैं। ठीक, गरम दल के नेता कौन है, बाल गंगाधर तिलक। थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे, तो नोट करेंगे गरम दल के नेता कौन है, अरविंद घोष हो गया, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये सभी नेता जो हैं गरम दल के नेता हैं। और वहीं बात करें नरम दल के नेता तो कौन कौन हो गए, दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये जो तीनों नेताएं हैं ये जो हैं ये नरम दल के नेता कहलाते थे। ठीक, और गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक। और इनका मतभेद कब बढ़ा, तो 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस के जो नेता थे नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गए थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है। तो नोट करेंगे द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक हैं अरुंधति राय। नोट करेंगे अरुंधति राय जो हैं द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक हैं। और इनकी एक और उपन्यास है, नोट करेंगे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है इनका एक दूसरा उपन्यास है, जो कि पहला उपन्यास कौन सा हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक लिखे हैं, और इनका दूसरा उपन्यास गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक, तो राइट आंसर
अरुंधति राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय शहर में गोवर्धन जैव सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया था? तो ये किया था मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। नोट करेंगे, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2022 में गोवर्धन जैव सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता अपने नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18(1). अनुच्छेद 18(1) के तहत जितने भी पुरस्कार हैं, जैसे कि आप लोग नोट करेंगे, पद विभूषण हो गया, पद भूषण हो गया और पद्मश्री, इनसे सम्मानित कोई सा भी व्यक्ति अपने नाम के आगे पीछे इस प्रकार से कोई सा भी शब्द उपयोग नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर अनुच्छेद 18(1). अनुच्छेद 18(1) के तहत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता अपने नाम के आगे पीछे इस प्रकार से कोई सा भी शब्द उपयोग नहीं कर सकता है। और वहीं नोट करेंगे, भारत रत्न देने की शुरुआत कब से की गई है? तो 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न देने की शुरुआत की गई है। और सबसे पहले किसने दिया है? तो अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी शुरुआत किए थे। ठीक, और पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 3 लोगों को नोट करेंगे, हमारे हो गए स्वतंत्र भारत के जनरल चक्रवर्ती श्री गोपालाचारी और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था। ठीक, और पहली महिला कौन है? तो यह इंदिरा गांधी। ठीक, इंदिरा गांधी को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया है। ठीक, तो राइट आंसर अनुच्छेद 18(1) के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की सबसे छोटी हड्डी पाएंगे? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है कहाँ पर? कान में। इसका नाम है स्टेपिस। स्टेपिस जो है सबसे छोटी हड्डी है। वहीं बात करें, फीमर जो है जांघ की सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक, यानी कि पूरे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हो गई फीमर, और पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। नोट करेंगे, स्टेपिस जो है पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कि कान में पाई जाती है, और पूरे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर जो कि जांघ में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैथन बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बने हैं? तो मैथन बेल पहाड़ी और तिलैया बांध जो है ये बराकर नदी पर बने हैं। ठीक, बराकर नदी पर बने हैं। नोट करेंगे, बराकर नदी पर मैथन बेल पहाड़ी और तिलैया बांध बनाए गए हैं। और मैथन तिलैया कुनार पंचेत पहाड़ी बांध भारत सरदार के दामोदर घाटी निगम DVC परियोजना के हिस्से हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर भारतीय जिम्नास्टी है? तो यह दीपा कर्मकार, जो कि दीपक नहीं है, दीपा कर्मकार जो है एक भारतीय पेशेवर जिम्नास्टी हैं। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। तो देखिए, दीपा कर्मकार एक पेशेवर भारतीय जिम्नास्टी हैं और इन्होंने 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में ग्लास्गो में कांस्य पदक जीता है, और यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, जिसे इन्हें पेशेवर भारतीय जिम्नास्टी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह कौन देता है? तो कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देता महाधिवक्ता। ठीक, महाधिवक्ता जो है कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देता है। वहीं बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार को देता है महान्यायवादी। नोट कर लेंगे, केंद्र सरकार को महान्यायवादी जो है कानूनी मामलों पर सलाह देता है। और वहीं बात करें राज्य सरकारों को, तो राज्य सरकार को देता है महाधिवक्ता। ठीक, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आगरा की ताजमहल की नकल है? तो आगरा के ताजमहल की नकल है बीबी का मकबरा। ठीक, जिसने बनवाया है, तो बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब ने बनवाया है। कहाँ पर? औरंगाबाद में, अपनी पत्नी के लिए। ठीक, तो राइट आंसर बीबी का मकबरा, जो कि आगरा के ताजमहल की नकल है। और आगरा का ताजमहल किसने बनवाया है? इसने अपने पत्नी मुमताज़ की याद में शाहजहां ने बनवाया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1930 में। नोट करेंगे, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक, और दांडी यात्रा नामक सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। 24 दिवसीय यह यात्रा जो है 12 मार्च 1930 से शुरू होती है 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिमस्टेक का सदस्य भारत हो गया, भूटान हो गया, नेपाल। बाकी मालदीव जो है ये बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। और साथ साथ नोट करेंगे, पाकिस्तान भी इसका सदस्य नहीं है। तो नोट करेंगे, बिमस्टेक का सदस्य जो है भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सबसे पहले नोट करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई है और किसके द्वारा? तो नोट करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में एवो ह्यूम के द्वारा की गई। ठीक, एवो ह्यूम के द्वारा की गई है। और वहीं बात करें अगर इसके प्रथम अध्यक्ष की, इसके प्रथम अध्यक्ष है WC बनर्जी। ठीक, WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट शो कर रहा हूँ, आप लोग नोट करेंगे।
तो नोट करेंगे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई है और इसका पहला अधिवेशन जो कि पुणे में होने वाला था तो किसी कारणवश ये बम्बई में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी और पहले सत्र में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वहीं बात करें द्वितीय अधिवेशन जो कि 1886 में हुआ है, कहाँ पर, कलकत्ता में, और दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किए थे। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दादा भाई नौरोजी, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक, तो राइट आंसर दादा भाई नौरोजी। ठीक, बाकी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा है? तो बनिहाल दर्रा जो है पीर पंजाल में स्थित है। नोट करेंगे, पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा स्थित है। यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो कोरमकोरा दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में, जोइला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। ठीक, तो नोट करेंगे हिमालय पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा जो कि पीर पंजाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो भी चीज़ें प्रकृति से उत्पादित की जाती हैं, जैसे कि हो गया आपका कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इनमें से हो गया आपका धान गेहूं का उत्पादन करना। वहीं बात करें एक संगठन जो कि उत्पादों को संबंधित दुकानों में स्थानांतरित करने की संबंधित है, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक, कच्चे रेशम का उपयोग कर कपड़ों का निर्माण करना, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, एक संगठन से जो उत्पादों को संबंधित दुकानों में स्थानांतरित करना तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो उत्पादन जो कि जैसे हो गया कृषि हो गया, डेयरी हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जैसे गन्ने से शक्कर बनाना, यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, तो नोट करेंगे बिजली के अलावा व्यापार सेवाएं, परिवहन और व्यापार तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो काली टाइगर रिजर्व जो है ये कर्नाटका में स्थित है। नोट करेंगे, काली टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटका के कन्नड़ यानी कि उत्तरी केंद्र जिले में स्थित है। और काली टाइगर रिजर्व को पहले दांदली अंशी टाइगर के नाम से जाना जाता था। ठीक, दांदेली अंशी टाइगर के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है, विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस जो है हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। नोट करेंगे, विजय दिवस हर साल अपने भारत देश में 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो नोट करेंगे, विजय दिवस 16 दिसंबर को 1971 के भारत और पाकिस्तान के जो युद्ध हुआ था जिसमें भारत की जीत होती है, इस वजह से। और नोट करेंगे सांसद, इस युद्ध के अंत में 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था। इस वजह से 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो राइट आंसर 16 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करने वाला है? तो ये करने वाला है मथुरा में। नोट करेंगे मथुरा में, क्योंकि मथुरा ऑप्शन में नहीं है। तो नोट करेंगे, भारत अपनी पहली अपशिष्ट हाइड्रोजन परियोजना जो है मथुरा में स्थापित करने वाला है। नोट करेंगे, मथुरा स्थित संयंत्र का जो है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा, जो कि IOC के अध्यक्ष ने बताया है कि उसकी कंपनी की राजस्थान में एक वन पवन ऊर्जा परियोजना है। इस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के लिए मथुरा रिफाइनरी को लिया गया है। ठीक, यानी कि चूज़ किया गया मथुरा को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मथुरा। ठीक, तो आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। यहाँ पे हमने लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए जो कि SSGD के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। SSGD की प्रैक्टिस सेट की 5वीं क्लास है, जो कि आज चौथी क्लास रही है। तो 5वीं क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।